तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0, जहाँ पे b कोई रियल नंबर है एंड a कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज हमने क्या किया था, एक पॉइंट है या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, इस z1 का रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन। तो वो मेथड भी अच्छा है कि आप इसको पहले कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट कर लो और फिर स्ट्रेट लाइन में हमने रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला तो पढ़ाई है, तो उस फॉर्मूले को यूज़ करके एंड यू कैन कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन। और इसी से डायरेक्टली करना चाहते हो तो दिस इज z2, z1 का जो रिफ्लेक्शन है इस लाइन में वो z2 है। तो आप क्या कर सकते हो, आंसर इज a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन को एज इट इज लिख लो और फिर इसको 1 कर दो और इसे 2 कर दो एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ z2। तो इससे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा या ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ z1। एंड द थर्ड वन व्हाट वी डिड, this is a complex number of point z1 and this is a z bar z plus a z bar plus b is equal to 0। और हमें ना ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये हमने किया था क्या, हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको देन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू इस पूरी चीज़ का मॉड ले लो प्लस ए जेड बार प्लस बी एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ए इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर ना, सो मॉडुलस ऑफ ए। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करने के लिए, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला कि अगर दो लाइन है और उनके वो पैरेलल है तो उनके जो स्लोप होंगे, मतलब हम कॉम्प्लेक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसको ओमेगा से लिखते हैं ना, तो वो दोनों इक्वल होंगे। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ है। एंड ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में इन्होंने दिया है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और सच दैट z स्क्वायर इज इक्वल टू आई, z स्क्वायर इज इक्वल टू आई और ये मॉडुलस z स्क्वायर वेयर आई इज देन z लाइज इन। तो आप इसको सॉल्व कर लो सिंपली, आप इसको सॉल्व कर लो, z एनीवेज दिया हुआ है, उन्होंने हिंट दे दिया है कि आप इसको अलजेब्रा से सॉल्व कर लो ऐसा। तो z की वैल्यू यहाँ पे रखो, z स्क्वायर करना है बेसिकली, x प्लस आई वाई होल स्क्वायर ऐसा। z की वैल्यू सिंपली हमने यहाँ पे रख दी और ये i और मॉड z कितना हो गया, व्हाट इज मॉड z, हाँ दिस इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तुमने बहुत पहले किया। तो एक्स का अगर स्क्वायर करोगे तो ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कीजिए और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कीजिए। सो व्हाट डज इट मीन बाय कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आप रियल पार्ट को कंपेयर करते हो और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। तो आप इनको कंपेयर करो, कंपेयर करके एंड देन विल गेट द आंसर। था वो एक्स माइनस एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, और इस साइड में क्या था i और मॉड जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी नहीं, देखो इसको पहले, अभी इसको क्या कैसे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो अगर इसको कंपेयर करो तो इसके रियल पार्ट को कंपेयर करो, तो रियल पार्ट को कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं ना वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, इस तरह से हम कह सकते हैं ना वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। और लेकिन आप इसको भी तो कंपेयर करो ना इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। तो इसको इधर ले लो, तो देखो माइनस 2xy, तो x, हाँ तो जो दोनों में कॉमन है हम उसको लेंगे ना, मतलब जो रियल पार्ट को भी सपोर्ट करे। और तो ये आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मिल रहा है y इज इक्वल टू एक्स और यहाँ से मिल रहा है 2, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू, तो हम किसको फॉलो करेंगे, हम y इज इक्वल टू एक्स को फॉलो करेंगे क्योंकि वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, रियल पार्ट
को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स को हम नहीं लेंगे ऐसा। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ और कर सकते थे, ये समझ में आ गया ना इसमें कौन सा लेंगे कौन सा नहीं। एक चीज़ और कर सकते थे इसका थोड़ा, अगर हम इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते, अगर जैसे हम इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते, जैसे मॉड जेड स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? हाँ जेड जेड बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जेड जेड बार ऐसा। तो एक जेड और एक जेड यहाँ पे कैंसिल हो जाता, तो ये हो जाता है जेड इज इक्वल टू आई जेड बार। तो जेड की वैल्यू आप एक्स प्लस आई वाई ले लो और इसकी वैल्यू ले लो एक्स माइनस आई वाई। तो अभी कंपेयर करो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई, करेक्ट ना? तो x इज इक्वल टू वाई और यहाँ से भी x इज इक्वल टू कर सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्लोप। तो जैसे ना ये मान लो कोई एक लाइन है ऐसे करके, तो इसको ले लेते हैं z1, इसको ले लेते हैं z2 और ये x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है ये लाइन, ठीक है? तो इसका जो स्लोप होना चाहिए इस लाइन का, ये z1 और z2 से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, अगर मान लो यहाँ पे जैसे मान लो हमने, अगर इफ आई हैव टू राइट z2 माइनस z1, तो व्हाट आई कैन राइट z2 माइनस z1, कैन आई राइट मॉड z2 माइनस z1 एंड e रेज टू पावर i थीटा। ये पता है ना यूलर फॉर्म, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर यूलर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर ई रेज टू पावर आई और फिर आर्गुमेंट। दिस इज हाउ वी राइट, ये दिस इज यूलर फॉर्म ना, ये याद है क्या? फिर से मैं बताता हूँ। ऐसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, मॉड z ई रेज टू पावर आई थीटा, ऐसे करके यूलर फॉर्म में लिखा मैंने। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है? अगर हम स्लोप की बात करें तो इस लाइन पे अगर मैंने z3 ले लिया, मान लो z3 और z3 माइनस z1 किया या z2 माइनस z1 किया या z3 माइनस z2 किया, तो हमें कोई मतलब व्हाट आई मीन टू से, स्लोप एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए या ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो z1 z2 z3 पे डिपेंड ना करे। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ z1 z2 z3। जैसे इस लाइन में कोई भी पॉइंट लो और इस लाइन के स्लोप की बात करो तो दैट शुड बी ऑलवेज बी tan थीटा ना। सो tan थीटा इज इंडिपेंडेंट कि आप उस लाइन पे कहाँ कहाँ पर हो। तो टू आइडेंटिफाई सच फैक्टर what we can do, we can take the conjugate of z2 minus z1. So what is the conjugate of z2 minus z1? This is once again, इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ, and e raised to power हाँ माइनस थीटा ना, ये समझ में है ना? मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, तो कॉन्जुगेट लेने पे जैसे x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट लोगे तो x माइनस आई वाई, क्लियर ना? तो यहाँ पे माइनस थीटा आएगा, जैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो मिलेगा क्या? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस थीटा होगी। ये समझ में आया ना? अगर मैंने इसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, बस इतनी सी बात। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, z2 बार माइनस z1 बार, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। और क्या ये और ये इक्वल है? z और ये z बार हमने पढ़ा था ना इस तरह से, या फिर इसको माइनस z कह दो, और इसको माइनस, ये प्रॉपर्टी एक हो पड़ी थी ना, ये सारी इक्वल ही है। मतलब आप इसका मॉड निकालोगे तो वो सब माइनस प्लस क्या सब इक्वल है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z2 माइनस z1 और e रेज टू पावर माइनस आई थीटा। अब ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, इसको आप डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा? z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? e रेज टू पावर 2i थीटा, 2i थीटा। इसी को कहते हैं स्लोप। दिस इज नोन एज complex slope, and if you observe this particular quantity, so this is freed from z1 z2 z3 and so on, हर एक चीज से फ्री है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? थीटा पे। यही तो है ना, मतलब स्लोप किस पे डिपेंड करता है? m इज इक्वल टू tan थीटा ना। स्लोप डिपेंड्स ऑन ओनली वन फैक्टर, दैट इज इंक्लिनेशन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्लोप विच इज डिपेंडिंग ओनली ऑन वन फैक्टर थीटा। डजेंट मैटर इस लाइन पे आप कहाँ पर हो। हाँ, यहाँ पे एक कोई पॉइंट लेते हैं,
ये कोई पॉइंट ले लो एक, और इधर कोई पॉइंट ले लो, और इनको कनेक्ट कर दो। इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज लाइक मे बी -1 और +1। इसका नाम बताओ, Z1 -1 रियल एक्सेस पे प्लस आई, इसको -1 + i कह सकते हैं ना। और इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? इसको मे बी 2 प्लस, और ये कितना आ गया हम 3i, ऐसा। और अभी आप क्या करो, अभी आप इसका स्लोप कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये क्वेश्चन है। एक लाइन है, उस पर 2 पॉइंट्स आपको पता है, Z1 Z2, इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। तो स्लोप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, Z2 - Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। देखो कितना आ रहा है, Z2 - Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। एक बार करके देखो कितना आ रहा है। तो Z1 Z2 तो पता है ना हमें, Z1 Z2 पता है। Z1 कितना है? -1 + i। तो Z1 बार कितना हो गया? -1 - i। Z2 कितना है? 2 + 3i। तो Z2 बार कितना हो गया? 2 - 3i। ऐसे करके अब हम कैलकुलेट करेंगे Z2 - Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। तो Z2 - Z1, तो Z2 - Z1, दिस इज 2 + 3i, and minus Z1 is -1 + i, and whole divided by Z2 बार माइनस Z1 बार, यानी कि 2 - 3i एंड -1 - i। इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 और ये 1, ये हो गया 3, और 3i - i, यानी कि +2i, एंड होल डिवाइडेड बाय, हाँ दिस इज 2 - -1 प्लस, ये भी 3 हो गया ना, 3 -3i + i, तो -2i। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब सॉल्व करना इन द सेंस, इसको थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा। एंड दिस इज होल स्क्वायर, इसको कर दो, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 - 2i और 3 + 2i, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 9 + 4 13। और इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4, करेक्ट ना? 9 - 4 प्लस 3 × 2 6, 6 × 2 12i डिवाइडेड बाय 13। तो 9 - 4 कितना हो गया? दिस इज 5 + 12i अपॉन 13। ये आ गया स्लोप, दिस इज द स्लोप, ये स्लोप आ गया। हाँ, अब अगर इसका आप मॉड निकालोगे, ये जो भी स्लोप है इसको आप किससे, ओमेगा से लिख सकते हो। तो दिस इज ओमेगा। अगर आप मॉड ओमेगा निकालोगे तो क्या आंसर आएगा? यस। तो स्लोप का जो मॉड है वो हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो समझ लो हमने कुछ गलत स्लोप निकाला। जो मॉड है ना स्लोप का, इसका अगर मॉड लोगे तो इसका देखो ना, ये फैक्टर 1 है ना। अगर यूलर फॉर्म में देखो तो ये फैक्टर 1 है, तो इसका जो मॉड है ये 1 आना चाहिए हमेशा। मॉड ओमेगा शुड ऑलवेज बी 1। स्लोप का अगर आपने मॉड लिया, दैट शुड ऑलवेज बी 1। तो ओमेगा मॉड ओमेगा इज इक्वल टू 1। और क्या? अब जैसे मान लो कि ना 2 लाइन है और पैरेलल है, लेट्स से 2 लाइंस आर पैरेलल। ये 2 लाइन है और पैरेलल है, तो ये जितना एंगल बनाएगी, ये मान लो अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है। इस लाइन का एंगल जो है एक्स एक्सिस है अल्फा है, और ये बीटा है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि ये पैरेलल है, तो क्या कैन आई से दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा? तो अल्फा एंड बीटा दे आर इंक्लिनेशन, राइट? So if you know the inclination, so you can write the slope as well. So what is the slope? E raised to power 2i alpha is equal to e raised to power 2i beta. स्लोप ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर आपको इंक्लिनेशन पता है तो स्लोप का ये फॉर्मूला होता है, एंड दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। तो स्लोप्स आर इक्वल। इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन है, इसमें मिस्टेक मत करना, दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ये है, तो अगर इंक्लिनेशन ये है तो आप स्लोप लिख सकते हो ना ऐसे।
ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा मैंने इसलिए लिखा बिकॉज, ऐसा क्यों लिख पाया, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। तो आपने लिख दिया अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा लिख लिया, तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग स्लोप, लेट्स से इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, e रेज टू पावर 2i अल्फा इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2i बीटा, मैथमेटिकली। If alpha is equal to beta, this implies that this is also equal, and this is also equal, so these are nothing but the slope only. So slopes are equal. So hence proved the lines are parallel, so slopes are equal. ये जो हमने एक स्टेटमेंट दिया था ये उसका प्रूफ हो गया काइंड ऑफ। इफ लाइन, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो ये स्लोप लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस स्लोप इज, ये स्लोप क्या होगा बताओ, अगर ये अल्फा है तो इसको क्या कह सकते हैं, 90, दिस इज 90 प्लस अल्फा, दिस इज 90 प्लस अल्फा, तो इसको लाइन नंबर 1 कह दो, इसको लाइन नंबर 2 कह दो। तो लाइन 1 के लिए स्लोप हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर, सॉरी नॉट 2 रेज टू, ई रेज टू पावर 2i अल्फा, ऐसे ओमेगा 1 लिख सकते हैं ना इस तरह से। और ओमेगा 2 कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर 2i, और अल्फा की जगह वी कैन राइट 90 प्लस अल्फा, वी कैन राइट लाइक दिस। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये बहुत टफ जा रहा है क्या इसको एक्सपेंड करेंगे तो हाँ, cos 180 प्लस 2 अल्फा प्लस आई साइन 180 प्लस 2 अल्फा, तो व्हाट इज cos 180 प्लस 2 अल्फा, माइनस cos 2 अल्फा, हाँ cos 180 प्लस 2 अल्फा, अच्छा माइनस, नहीं सही कह रहा है, अरे नहीं आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए ना, तो माइनस cos 2 अल्फा, हाँ ठीक है कह रहा है, और फिर प्लस साइन 180 प्लस 2 अल्फा इज व्हाट, अरे जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए, हाँ आई साइन 2 अल्फा ऐसे कह सकते हैं ना, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस 2i अल्फा, वी कैन राइट लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट माइनस e रेज टू पावर 2 है, तो ये क्या ओमेगा 1 है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0, इफ लाइन्स आर पैरेलल तो उनके स्लोप का जो सम होता है वो 0 होता है। तो ये काइंड ऑफ प्रूव हो गया। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल e की पावर 2i अल्फा, तो इसको अगर मैं आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करूं तो ये ओमेगा 1 हो गया ना, दिस इज ओमेगा 1, ये अल्फा है राइट, दिस इज अल्फा, ये समझ में आया ना, ओमेगा 1 को मैंने ड्रॉ किया, ये अल्फा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, हाँ ये बताओ ये मैग्नीट्यूड कितना है, हाँ ये मैग्नीट्यूड कितना है इसका, नहीं दिस मैग्नीट्यूड इज 1, इफ आई एम सेइंग ओमेगा 1 इज द स्लोप, देन मैग्नीट्यूड मॉड ओमेगा 1 इज 1 ना, अगर ये स्लोप है तो, और मुझे ओमेगा 2 ड्रॉ करना है, तो देखो ओमेगा 2 क्या है, 2i 90 प्लस अल्फा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, e रेज टू पावर i 180 प्लस 2 अल्फा, करेक्ट, 180 प्लस 2 अल्फा, वी कैन राइट लाइक दिस। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, ये अल्फा है, नहीं अल्फा नहीं है, ये 2 अल्फा है राइट, अगर ओमेगा 1 है तो ये 2 अल्फा है, सॉरी दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज 2 अल्फा, अगर ओमेगा 1 तो दिस इज 2 अल्फा, और 2 अल्फा में 180 ऐड करो तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, अगर 2 अल्फा में 180, हाँ इसके जस्ट अपोजिट पहुंचेंगे यहाँ पे ओमेगा 2, तो दिस इज मिरर इमेज, तो ये जो भी वैल्यू है क्या उसका जस्ट निगेटिव ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 का जस्ट निगेटिव, जैसे मान लो ये 2,2 है तो ये -2,2 -2 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो अगर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0, मतलब इससे भी देख सकते हो आप, ओमेगा 1 प्लस ये हमने लाइन को ड्रॉ नहीं किया, हमने उनके स्लोप्स को ड्रॉ किया आगे,
तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 दिस इज 0, ऐसे कर दो। ये मतलब ज्योमेट्रिकली इसका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स देयर इज अ सर्कल, एक सर्किल है और इस सर्किल के किसी पॉइंट पे, लेट्स से यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, दिस पॉइंट इज z नॉट। एक सर्किल है, इस पॉइंट, और ये जो है दिस इज अ सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ओरिजिन, इट्स गिवन। ओ मतलब ओरिजिन, ये गिवन है। सेंटर क्या है, दिस इज ओरिजिन, ऐसा गिवन है। और इसकी रेडियस भी गिवन है, रेडियस इज ऑल्सो गिवन r। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अरे इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते पढ़ते, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्लोप पे बेस्ड है। तो वंस अगेन, एक सर्किल गिवन है, उसका सेंटर, सर्किल इज गिवन विथ सेंटर एंड रेडियस, रेडियस इज r, सेंटर इज ओरिजिन, and on this circle there is a point z naught, and on this point there is a tangent drawn. So we have to get the equation of tangent, of course in the form of complex numbers. इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इस टेंजेंट का जो वो है स्लोप, उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप हमें कैसे मिलेगा? तो हम इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस लाइन का हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर देखो, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप प्लस इसका स्लोप इज इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैं बात कर रहा हूं। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप सोचो, तो इसका देखो, ये तो z नॉट है और ये क्या है, ये 0 है, मतलब दिस इज लेट्स से z, बट z इज इक्वल टू 0 ना। लेट्स से दिस इज z, z इज इक्वल टू 0। तो हम इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं z नॉट माइनस z अपॉन z नॉट बार माइनस z, करेक्ट। z की जगह 0 रख दो, हाँ, तो स्लोप आ गया z अपॉन z नॉट बार। ये इसका स्लोप है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम दें, ओ ए। ये ओ ए का स्लोप है, ओ ए का स्लोप है, स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए। तो फिर टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा माइनस z अपॉन z नॉट बार। ये समझ में आया ये कैसे हुआ? क्योंकि अगर इसको ऐड करोगे तो 0 आएगा ना। और इन, हाँ हाँ क्या, अच्छा माइनस जेड नॉट, माइनस जेड नॉट, इनको ऐड करेंगे तो ये समझ में आ गया। अब इसका स्लोप आ गया, लेकिन इसका स्लोप हम एक और भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, कोई z ले लो वेरिएबल पॉइंट। जैसे हमें किसी लाइन की इक्वेशन लेनी होती तो हम एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं ना, x, y। ऐसे इस पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लो z, ये हटा दो, ये मतलब आपको समझने के लिए था। अब इसका स्लोप कैलकुलेट करो, टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? दिस इज z माइनस z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट बार। z इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, z इज मतलब एक घूमता फिरता पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, कोई क्लियर किया, हाँ z बार। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस z नॉट अपॉन z नॉट बार। तो हाँ, अब एक्चुअली इस पे छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो z है ये पॉइंट भी तो हो सकता है ना। अगर z एक मूवेबल पॉइंट है तो z नॉट भी तो हो सकता है, और जैसे ही z नॉट हुआ तो ये तो 0 आ गया ना। ये तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो इसको यहाँ पे छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, तो z माइनस जेड नॉट एंड z नॉट बार इज इक्वल टू माइनस जेड नॉट एंड z बार माइनस जेड नॉट बार, ऐसे करके। तो z नॉट बार और माइनस जेड नॉट बार इज इक्वल टू माइनस जेड नॉट जेड बार प्लस जेड नॉट बार जेड नॉट। ये ठीक था क्या कैलकुलेशन? हाँ ठीक है, इसको इधर लेके आ जाऊँ, जेड नॉट बार प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 जेड नॉट बार।
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जेड जेड नॉट बार प्लस जेड नॉट जेड बार इज इक्वल टू 2 एंड मॉड जेड स्क्वायर। ये हो गया, वही लाइन की क्वेश्चन आ गई ना ये। हाँ, मॉड जेड नॉट स्क्वायर, ये आ गई लाइन की क्वेश्चन, यही तो लाइन की क्वेश्चन है। ये क्या है, ये जेड है, ये ए बार है, ए बार जेड प्लस ये ए है ना, ये दिस इज ए, जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ए हुआ करता था, ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये लाइन की क्वेश्चन है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे एक तो ये सिंपल वाला फॉर्म है, मॉड जेड इज इक्वल टू, हमने क्या कह दिया, मॉड जेड इज इक्वल टू आर, राइट। तो इसमें बताओ, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ये सबको समझ में आ रहा है, दिस इज जेड का लोकस जो होगा वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, और रेडियस क्या है, आर, ये तुमने बहुत पहले पढ़ा था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। इसका सेंटर क्या है, जेड नॉट, और इसका रेडियस क्या है, आर। फिर थर्ड वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो देखो ये है ना, ये लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है, और b इज इक्वल टू 0, और इसमें अगर आपने z z बार ऐड कर दिया तो दिस इज नथिंग बट, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब दिस इज थर्ड फॉर्म। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम जो कार्टेशियन प्लेन में स्टडी करते थे ना, कार्टेशियन प्लेन का मैं पैरेलली इधर, कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं, ये जेड जेड बार को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड जेड स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब लेट से जेड इज इक्वल टू, अगर एक्स प्लस आई वाई लेके इसको समझने की कोशिश करें, तो ये जो मॉड जेड स्क्वायर है, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर हम इसको एक्स प्लस आई वाई लेके समझने की कोशिश करें, तो मॉड जेड स्क्वायर इज, मॉड जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके अगर सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर क्या होता था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो इसका भी सेंटर कुछ ऐसे ही होता है, इसका अगर सेंटर देखें तो इसका सेंटर होता है माइनस ए। तो आप कहोगे एक ही पॉइंट कैसे, नहीं, ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना, जैसे मान लो 2 + 3i, तो -2 -3i वैसे करके, तो यहाँ भी -2 -3, वो भी माइनस ए, जैसे इसमें देखो जी का भी माइनस हो जाता है ना इसमें, तो ये माइनस ए। और इसका रेडियस क्या होता था, रेडियस इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, एनी गेस, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। मॉड ए, नहीं मॉड ए करोगे तो अभी रूट में ही हो ना, हाँ मतलब मॉड ए किया तो रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मॉड ए स्क्वायर, तब वो रूट से फ्री हो जाओगे। तो ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस बी, तो ये मतलब पैरेलली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो मॉड ए स्क्वायर में। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ सर्कल। तो फॉर्म जो होती है उसकी ये होती है, z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा, नहीं नॉट थीटा, कोई नंबर होगा ये k, दिस इज इक्वल टू k, ठीक है, z माइनस जेड वन और z माइनस जेड टू इज इक्वल टू k। तो इसमें कई सारे केसेस होंगे, तो केस नंबर वन ये है कि इफ k इज नॉट इक्वल टू वन, इफ k इज नॉट इक्वल टू वन, या पहले वन तो पढ़ लें, k इज इक्वल टू वन, लेट्स से k इज इक्वल टू वन, सो कैन आई से दैट z माइनस जेड वन इज इक्वल टू z माइनस जेड टू। तो सोच के बताओ कि z का लोकस क्या होगा, नहीं सर्किल नहीं होगा, इफ z माइनस जेड वन इज इक्वल टू z माइनस जेड टू, मतलब कुछ आर्गन प्लेन पे ड्रॉ वगैरह करके एक बार चेक कर सकते हो आप, बिल्कुल बता लोगे, इसका इजी है इसलिए पूछा,
यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इसका लोकस क्या होगा। आर्गेंट प्लेन पे आप 2 पॉइंट ड्रॉ करो, Z1 और Z2, जो कि फिक्स होने चाहिए, उनको उनको हिलाना नहीं सर्किल नहीं। सेक्टर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि Z1 और Z2 2 पॉइंट ड्रॉ करो फिक्स बिल्कुल, और Z को इस तरह से ड्रॉ करना कि ये इक्वल होने चाहिए। Z इज अ मूवेबल पॉइंट ना, Z1 Z2 फिक्स्ड पॉइंट। आर्गेंट प्लेन पे हाँ आर का रहेगा नहीं, आर कैसे एक्सप्लेन कीजिए। स्ट्रेट लाइन, यस, आंसर इज स्ट्रेट लाइन, आंसर इज स्ट्रेट लाइन, यस। उसको कहते क्या है? नहीं, अरे हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जैसे ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ये Z1 है, ये Z2 है। अब आपको एक ऐसा पॉइंट ले, Z इज अ मूवेबल, Z1 Z2 को अब आप फिक्स कर दिया, अब आप उसको टच नहीं करोगे, हिलाओगे नहीं। हिलाओगे किसको, मूव किसको कराओगे? Z को, क्योंकि Z का लोकस चाहिए ना। तो Z को एक ऐसी जगह पे लो जिससे कि Z1 और Z के बीच की डिस्टेंस और Z2 और Z के बीच की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। तो कहाँ पे लेंगे? मान लो Z को मैंने यहाँ ले लिया, तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी? कभी नहीं आएगी। बिल्कुल बीच में लेना पड़ेगा ना इसको। इसके अलावा और कहाँ ले सकते हैं? इसके अलावा यहाँ भी ले सकते हैं, ये डिस्टेंस और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल ना। और इसके अलावा यहाँ भी ले सकते हैं, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। और यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो ये एक लाइन बनती है बेसिकली, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर होगी और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका जो लोकस होगा, इसका लोकस लिख लेना, इसका जो लोकस है ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 and Z2, perpendicular bisector of line joining Z1 and Z2, perpendicular bisector। और अगर ये 1 नहीं है तो, अगर k की वैल्यू कुछ और हो, 1 ना हो तो लोकस लिख लेना, इसको डायरेक्ट ही लिख लो, इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अगर सीखना चाहोगे तो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा लोकस। बाकी अलजेब्रा वगैरह से थोड़ा लेंथी तरीके से प्रूव होता है, बट इसका जो लोकस है वो सर्किल है, द लोकस इज सर्किल। अगर k की वैल्यू 1 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और 1 नहीं है तो। और इसमें एक थर्ड केस इस तरह से हो सकता है, Z माइनस Z1 दिस इज ग्रेटर देन Z माइनस Z2। अगर ऐसा है तो Z माइनस Z1 if it is greater than Z minus Z2, नहीं एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब इफ आई से k is not equal to 1, so k is 2, right? If k is not equal to 1, this is one possibility, k is 2, तो k is fixed वैसा करके। बट इस केस में क्या है कि k कैन बी एनीथिंग 1 2 3 4, मतलब इट हैज टू बी अ ग्रेटर, मतलब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो इट जस्ट वेरिंग वैसा करके। तो हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वहां पे 2 फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया। अब जो पॉइंट होगा वो इस हिसाब से होगा कि दिस शुड ऑलवेज बी डबल ऑफ इट, ऐसा। बट इसमें ऐसा नहीं है, डबल भी ट्रिपल भी, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है ना, इसमें इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये Z1 है, Z1 और Z2 को फिक्स करो, क्योंकि Z1 और Z2 ये फिक्स्ड पॉइंट है। लोकस किसका चाहिए? Z का चाहिए। तो अगर अगर मैंने इसे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे Z लिया तो क्या दोनों इक्वल आएंगे? Z माइनस Z1। लेकिन Z माइनस Z1 को तो बड़ा आना चाहिए ना, तो मुझे पॉइंट कहाँ पे लेना होगा? जैसे ये Z है और ये Z1 है, अगर मैंने इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे कोई पॉइंट लिया तो Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 तो इक्वल आएंगे ना, लेकिन Z माइनस Z1 को बड़ा आना चाहिए। तो मैं इसको राइट साइड, तो ये पूरा रीजन ही आ जाएगा, मतलब दिस होल रीजन ओनली, इसका जो लोकस होगा ये पूरा रीजन ही होगा। मतलब इस रीजन में कहीं भी आपने Z ले लिया
तो यू विल ऑलवेज गेट z माइनस z1 इज ग्रेटर देन z माइनस z2। और इसका सेकंड केस देखते हैं, z माइनस z1 इज लेस देन z माइनस z2। हाँ, तो वो उस साइड हो जाएगा। ये कॉन्टेक्चुअल है, थोड़ा z1 z2 की पोजीशन आपको गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे लिख लो, ये z1 है और ये z2 है, तो इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ड्रॉ करो और इसके बाद ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, तो लाइक दिस। ठीक है, इसमें लिखो लॉगरिथम इन कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम इन कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द लास्ट टॉपिक। हाँ क्या, हाँ लॉग भी है इसमें, लॉगरिथम इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको कैसे करेंगे? तो स्टेप वन, इस लॉग, अगर लॉग हमें करना है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लॉग आ गया, तो स्टेप वन क्या है? स्टेप वन, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन यूलर फॉर्म, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन यूलर फॉर्म। और सेकेंड स्टेप, हाँ लॉग ले लो, टेक लॉग, बस इतना ही, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन यूलर फॉर्म। और सेकेंड स्टेप लिखो टेक लॉग। जैसे मान लो ये है z इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आई थीटा, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने यूलर फॉर्म में लिख दिया। अब आप लॉग ले लो इसका, तो लॉग लेंगे तो लॉग z इज इक्वल टू लॉग आर प्लस लॉग ई रेज टू पावर आई थीटा, करेक्ट ना? लॉग आर प्लस लॉग ई रेज टू पावर आई थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग आर प्लस ये क्या हो जाएगा? आई थीटा, हाँ आई थीटा, आई थीटा लॉग ई। अच्छा हाँ, ये हमने बेस ई लिया है, एल एन, एल एन मतलब, हाँ ये बेस हमने ई लिया है, वो लिखा नहीं बट ठीक है, ये बेस हमने ई लिया है ऐसा, हाँ एल एन, एल एन, ये आई थीटा हो गया। तो बस इसमें आप अभी के लिए ऐसे लिख सकते हो प्लस 2k पाई। क्यों 2k पाई ऐड करते हैं? क्योंकि ये जो है ना ई रेस्ट फॉर आई थीटा, इसके बहुत सारे आर्गूमेंट हो सकते हैं ना, इसके आर्गूमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं कि थीटा इज लाइक प्रिंसिपल आर्गूमेंट, इसमें बहुत सारे आर्गूमेंट, तो जिस भी आर्गूमेंट से ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जाए, आपका जो भी ऑप्शन मैच कर जाए, तो k की वैल्यू आप बदलते जाना 1 2 3 4 ऐसे करके, जिस भी ऑप्शन से आपका मैच, और नहीं हो सब्जेक्टिव टाइप का है तो 2k पाई इज द लाइक लास्ट आंसर, मतलब इसी पे छोड़ सकते हो। तो ये आर्गुमेंट है ना, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा इज एन आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज 1, बट इन जनरल आर्गुमेंट्स आर लाइक इनफाइनाइट, बहुत सारे आर्गुमेंट्स, तो बस 2k पाई ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस भी हैं आपके शीट में, तो उनको सॉल्व कर लो। लॉग वाले पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि लॉग अगर x है, log x, और x इज निगेटिव तो नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पे वो है, यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। log निगेटिव है ना, जैसे log -5 है ना आपके उसमें, log -5 इज क्वेश्चन इज देयर और नो, जो log -5 है, तो अगर हम लोग जनरल करेंगे तो हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पे हम उसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि माइनस log 1 प्लस आई। तो log 1 प्लस आई को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते थे? हाँ पहले आर निकालते थे, इसका पहले आर्गुमेंट निकालते थे। तो आर्गुमेंट मान लो ये z है, z 1 प्लस आई, तो सबसे पहले मॉड z निकालो। मॉड z कितना आएगा? व्हाट इज मॉड z? √2, मॉड z √2। और फिर हम दूसरा क्या करते थे? अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ आर्गुमेंट कैलकुलेट करते थे। तो आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करते थे? आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है, बाद में हम उसमें 2k पाई करके ऐसे छोड़ देंगे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करने के लिए आपको, आप ये 1 है ना, ये 1 है और ये 1, तो ये पॉइंट हो गया 1,1, तो ये 45 है, मतलब π/4, π/4। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज π/4। अगर ये मान लो कुछ इधर आया होता ऐसा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट वेरीज फ्रॉम -π to π ना, तो ये -π/4 वैसे यहाँ आया होता, तो वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं बाद में, पर ठीक है, ये तो ठीक है, ये क्लियर कट है। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 और e रेज टू पावर i π/4। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो, cos π/4 प्लस i sin π/4
इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस आई ऐसा। और इसका लॉग लेना है, ये तो बस अरे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, इसको लॉग लेना है। तो ये लॉग लिया तो ये हो गया लॉग √2 प्लस लॉग ई रेज टू पावर आई पाई बाई 4। तो ये आंसर क्या हो गया, हाफ हाफ लॉग 2 एंड प्लस आई पाई बाई 4 प्लस 2 के पाई। हाँ वो, हाँ एक्चुअली ठीक है, आप कह रहे हो ये ऐसे कर लेते हैं, एल एन ले लेते हैं LN। ये जो सीबीएसई की बुक है ना, उसमें हर जगह उन्होंने लॉग लिखा है, और वो ये समझते हैं कि हम समझें कि वो बेस ई है। बाकी वाले में भी ऐसा ही है। हाँ ये है, अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 है, और एल एन लिखा तो बेस ई है, और लॉग लिखने के बाद कुछ नहीं लिखा, लेकिन आपको ये बताना है कि भाई नहीं नहीं बेस ई है, तो लिखना पड़ेगा बेस ई, ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ वो आइडियल केस यही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर सीबीएसई की बुक से आप सॉल्व करते हो तो उसमें लॉग के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो वो लॉग -5, लॉग -5। तो इसको सबसे पहले हम z इज इक्वल टू क्या ले लें, z इज इक्वल टू यस -5 प्लस I0, -5 प्लस I0, करेक्ट ना, ये तो रियल नंबर है ना, -5 I0। तो इसका जो मॉड होगा ये हो जाएगा 5, और इसका जो आर्गुमेंट होगा, हाँ आर्गुमेंट क्या होगा बताओ, आर्गुमेंट 0 होगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0 ना। और एंड log 5 प्लस आई पाई प्लस 2 के पाई, राइट, आई पाई प्लस 2 के पाई, ये पाई होगा, अरे ये पाई होगा, 0 नहीं होगा, ये पाई होगा -5, क्योंकि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो -पाई से पाई होता है, ठीक है, ये पाई होगा। एंड पॉइंट Z1 एंड Z2, एंड पॉइंट्स Z1 एंड Z2, या फिर इसको इसका अगर रेडियस कहेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस, रेडियस क्या होगा, मगर डायमीटर, इसका डायमीटर एंड पॉइंट, मतलब ये इसको ऐसे कह सकते हो ना, मॉड Z1 माइनस Z2 या मॉड Z2 माइनस Z1, एनीथिंग मॉड। हाँ तो ये हो गया, रेडियस हो गया मॉड Z1 माइनस Z2 अपॉन 2। लोकस ऑफ Z इज अ सर्किल विद डायमीटर विद एंड पॉइंट, अभी ठीक है, और सेंटर इज Z1 प्लस Z2 बाई 2। इसको लिख लेना, Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन मत समझना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसे नहीं कह सकते, ए जैसे कार्टेशियन फिल्म में हम कह सकते हैं ना ए बी, और फिर Z1 प्लस प्लस डी इज इक्वल टू 0, फिर क्या करेंगे, अरे पार्थ, पार्थ को बताने दो, हाँ बताओ पार्थ। सर वो रेडियस वाला फॉर्मूला था ना, रूट मॉड ए, हाँ हाँ होल स्क्वायर माइनस बी, ओके, रूट मॉड ए होल स्क्वायर माइनस बी, ओके, तो फिर बी डी बाई ए होगा, क्योंकि वहाँ पे ए मल्टीप्लाइड है। अच्छा तो आपने ए से डिवाइड कर दिया, हाँ, मतलब आपने ओरिजिनल फॉर्म ऐसे फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, हाँ, अल्फा बार जेड अपॉन ए प्लस अल्फा जेड बार अपॉन ए प्लस डी बाई लाइक दिस। हाँ तो अभी ये वाली फॉर्म बन गई, तो आपने अभी रेडियस का फॉर्मूला लगाया, तो रेडियस मतलब मॉड ए, तो मॉड ए क्या है यहाँ पे, मॉड ए मॉड ए क्या है, मॉड अल्फा है, मॉड अल्फा बाय ए, हाँ जेड का जो कोफिशिएंट है मॉड ए, या हाँ उसमें मॉड ए ये था ना, ये था ना अपना ओरिजिनल, ये था ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0 लाइक दिस। तो ए क्या था, जेड बार का कोफिशिएंट, तो जेड बार का कोफिशिएंट अल्फा बाई ए है, तो अल्फा बाई ए इसका स्क्वायर माइनस डी बाई ए, तो ए जो है वो तो एक नंबर है ना, नॉर्मल नंबर है, तो ए नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये हो गया लाइक ए डी, और नीचे क्या हो गया, नीचे ए स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, बेसिकली ये मॉड हटा सकते हो, ये नंबर है ना सिंपल, तो किसको मल्टीप्लाई करें,
ये आर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, पूछ क्या रहे हैं वो? इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल ए एंड डी आर रियल कांस्टेंट्स देन सेलेक्ट द करेक्ट। अच्छा, तो ये रेडियस है ना, तो रेडियस है तो मतलब ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? रेडियस है तो ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर वाली चीज। हालांकि हम लोग, हाँ, जीरो तो हो सकता है, जीरो तो हो सकता है। हाँ, हाँ, ए बिलोंग्स टू आर, और ए अगर जीरो हो गया, अरे सी नहीं होगा। अब क्योंकि सी में कह रहे हैं कि रियल नंबर ना, ए इज रियल नंबर, तो ए अगर जीरो हो गया तो ये वाला फैक्टर चला गया, तो ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी ना। ए को जीरो मत करो, ए को जीरो मत करो, तो ए जीरो नहीं हो सकता, फिर ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ए को जीरो मत करो, बी करेक्ट है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी करेक्ट है। ठीक है।